प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग मैथ्स 2 के चैप्टर वृत्त अर्थात सर्कल से संबंधित प्रकीर्ण प्रसंग्रह 3 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आपके स्क्रीन पर प्रकीर्ण प्रसंग्रह 3 का 17वां प्रश्न दिखाई दे रहा है। इसके पहले वाला प्रश्न इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको। तो देखो यहाँ पर क्या है, संलग्न आकृति में जीवा EF पैरेलल है किसके, जीवा GH के। तो सिद्ध कीजिए कि जीवा EG सर्वांगसम होगा जीवा FH के। EG सर्वांगसम किसके होगा, FH के। नीचे दी गई उपपत्ति में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर उपपत्ति को पूर्ण कीजिए। बोला है कि रेख GF खींचिए, ऑलरेडी खींचा हुआ है। अब जो ये ग्रीन वाला है यही इसमें फिलअप करना है, भरना है। तो देखो क्या है, कोण EFG, आकृति में ध्यान दो, कोण EFG मतलब यह कोण, ठीक दिखाई दे रहा है सबको, बराबर कोण FGH, कोण FGH मतलब यह कोण। तो यह कोण और यह कोण, इन दोनों कोणों को हम क्या बोलते हैं, अब ध्यान दो जरा। EF समांतर है GH के, तो यह कोण और यह कोण कैसे कोण हुए, एकांतर कोण हुए। तो देखो यहाँ हमने लिखा एकांतर कोण। अब इसके बाद देखो कोण EFG, कोण EFG दिखाई दे रहा ना, एंगल EFG मतलब यह कोण। फिर से वही हम कोण पे आते हैं। अगर हम इसमें अंतर्लिखित कोण की प्रमेय लगाएं, देखो यहाँ लिखा है अंतर्लिखित कोण के प्रमेय से। तो यह चूंकि अंतर्लिखित कोण भी है, तो इस कोण का मान क्या होगा, उसके अंतःखंडी चाप कौन सा है, EG, इसका क्या होगा, हाफ होगा। किसी भी अंतर्लिखित कोण का मान उसके अंतःखंडी चाप का क्या होता है, आधा होता है, हाफ होता है, ठीक। तो जाएगा 1/2 मेजर ऑफ चाप EG, 1/2 मेजर ऑफ चाप EG हो गया। अब फिर देखो आते हैं कोण FGH, कोण FGH मतलब यह कोण, ठीक ना। अब इस अंतर्लिखित कोण का मान क्या होगा, इसके अंतःखंडी चाप का आधा होगा, मतलब 1/2 मेजर ऑफ चाप क्या हो गया, FH, ये हो गया। अब जब देखो परिणाम 1, 2 और 3 में ध्यान दो क्या मिल रहा हमको, यह दोनों कोण, कोण EFG और कोण FGH, यह दोनों कोण परिणाम 1 में बराबर हैं, देख रहे हो ना, बराबर हैं। तो अगर यह दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो इनका राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/2 मेजर ऑफ चाप EG इक्वल टू जाएगा 1/2 मेजर ऑफ चाप FH, भाई यह इसके बराबर हो जाएगा। दोनों तरफ से 1/2 देखो कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, मेजर ऑफ चाप EG इक्वल टू मेजर ऑफ चाप FH। उसने क्या किया, एक स्टेप बीच में गायब कर दिया, 1/2 मेजर ऑफ चाप EG इक्वल टू 1/2 मेजर ऑफ चाप FH वाला स्टेप। तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो हाफ कैंसिल हो गया है। तो आ गया मेजर ऑफ चाप EG इक्वल टू मेजर ऑफ चाप FF, ठीक ना, FH। तो दोनों अगर चाप सर्वांगसम है, ध्यान दो, दोनों चाप अगर सर्वांगसम है तो उनकी जीवाएं भी क्या हो जाएंगी, सर्वांगसम हो जाएंगी। तो देखो चाप EG, आकृति में ध्यान दो, चाप EG दिख रहा है आपको, चाप EG ये है, इसकी संगत जीवा कौन सी है, जीवा EG। यहाँ पे चाप FH है, इसकी संगत जीवा कौन सी है, चाप जीवा FH। तो वही देखो लिखा है जीवा EG सर्वांगसम जीवा FH, सर्वांगसम चापों की संगत जीवा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रसंग्रह 19 ना, 18 आपको नहीं करना है, वो डिडक्ट कर दिया गया है कोर्स से फिलहाल 2020-21 के लिए। संलग्न आकृति में देखो C केंद्र वाला वृत्त बिंदु D केंद्र वाले वृत्त को बिंदु E पर स्पर्श करता है। एक देखो छोटा सा वृत्त है जिसका केंद्र क्या दिया है, C दिया है। एक बड़ा वृत्त है जिसका केंद्र क्या दिया है, D दिया है। दोनों वृत्त एक दूसरे को पॉइंट E पर जो है टच कर रहे हैं ना, स्पर्श कर रहे हैं। बोला बिंदु D जो है अंतःवृत्त पर है, जो बड़े वाले वृत्त का जो सेंटर है वो कहाँ है, छोटे वाले वृत्त पर है, ठीक। वह वृत्त की जीवा EB, देखो ये जो जीवा AB जा रही है, बाहर वाला वृत्त जो है उसकी जीवा EB जो है वह अंतःवृत्त को, जो अंदर वाला वृत्त है उसको बिंदु A पर प्रतिच्छेदित करती है। क्लियर। तो हमें सिद्ध करना है कि EA
सर्वांग होगा ए बी के। ठीक, तो पहले देखो आपको बता दूं, रचना जो है मैंने इसी में कर दिया है, ईडी और एडी मिला देंगे। देखो लिखा मैंने है, रेख ईडी तथा रेख डीए खींचा। अब उपपत्ति में आ जाओ, परस्पर देखो वही परस्पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के केंद्र तथा स्पर्श बिंदु एक रेखी होते हैं। परस्पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के केंद्र, देखो एक सी केंद्र है, एक डी केंद्र है, और स्पर्श बिंदु कौन सा है, दोनों का ई है। तो ये तीनों जो है पॉइंट्स क्या होंगे, एक रेखा में होंगे। तो देखो लिखा गया है ई डैश सी डैश डी हो गया। अब देखो इसके बाद ईडी क्या है, व्यास है, रेख ईडी क्या है, व्यास है छोटे वृत्त का। जब यह व्यास है तो व्यास द्वारा जो वृत्त पर कोण बनता है वह क्या होता है, 90 अंश होता है। तो देखो यह कोण जो होगा, कोण ई ए डी, ध्यान दो, कोण ए ई ए डी, यह कोण क्या होगा, 90 अंश होगा। अर्धवृत्त में अंतर्लिखित, भाई ये व्यास है ना, ईडी व्यास है, तो यह चाप ई ए डी अर्धवृत्त होगा। ठीक, अर्धवृत्त होगा, तो अर्धवृत्त में जो भी कोण बनता है व्यास द्वारा वह क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो कोण ई ए डी कितना हो गया, 90 डिग्री। अब अगर यह 90 अंश हो गया, या ध्यान दो यह 90 अंश हो गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डी ए जो है, डी ए लंब है किस पर, ई बी पर। ध्यान दो, यह 90 डिग्री आपने प्रूव कर दिया, तो हम कह सकते हैं डी ए लंब है किस पर, ई बी पर। अब आ जाओ, पहले आप प्रमेय पढ़ चुके हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो अब बड़े वृत्त के संदर्भ में देखो डी ए लंब डाला गया है जीवा ई बी पर, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो हम कह सकते हैं ई ए बराबर क्या, ए बी। देखो ई ए बराबर ए बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो सर्वांगसम के फॉर्म में कि रेख ई ए सर्वांगसम रेख ए बी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। देखो आकृति 3.98 में रेख ए बी दिखाई दे रहा है आपको, रेख ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। ए बी हमारा क्या है, व्यास है, ये दिया है प्रश्न में। अंतर्लिखित कोण ए सी बी, अंतर्लिखित कोण ए सी बी दिखाई दे रहा है आपको, यह कोण जो अंतर्लिखित कोण ए सी बी है का समद्विभाजक, इसका देखो समद्विभाजक आ रहा है, देखो ए कोण ए सी बी दिख रहा है आपको, इसका समद्विभाजक यह कौन, सी डी है ना, जो वृत्त को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, डी पर। इस वृत्त को, ये जो इसका समद्विभाजक है, समद्विभाजक मतलब यह कोण और यह कोण आपस में क्या है, बराबर है। मतलब यह कोण और यह कोण आपस में क्या है, बराबर है। इससे सी डी क्या बोल रहा है, समद्विभाजक, बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करता है। सिद्ध करना है कि रेख ए डी सर्वांगसम रेख बी डी। ठीक ना, तो यहाँ पर लिखा है उपपत्ति में रचना को डाल दिया है, रेख ओ डी खींचिए। असल में ओ डी भी खींचना है, ए डी भी खींचना और बी डी भी खींचना, तीनों यहाँ आना चाहिए, बट चलेगा, आपको केवल जो बॉक्स में भरना है वो आपको ध्यान देना है। कोण ए सी बी इक्वल टू, ध्यान दो, कोण ए सी बी इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, ए बी व्यास है, तो जो चाप ए सी बी है वो क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। तो अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण क्या होता है, समकोण होता है। यहाँ लिखा ना, अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण समकोण होता है, तो यह क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ए सी बी आ गया हमारा 90 डिग्री। अब देखो कोण डी सी बी, अब फिर से ध्यान दो, ए सी बी अगर पूरा कोण 90 डिग्री है और यह इसका कोण समद्विभाजक है, तो यह जो क्या होगा, यह कोण जो डी सी बी वह क्या हो जाएगा, इस पूरे का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। पूरा 90 डिग्री है तो यह उसका हाफ कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो देखो कोण डी सी बी इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री। अब मेजर आप चाप डी बी पर ध्यान दो, यह कितना होगा। अब यहाँ ध्यान दो कि यह कोण हमारा 45 डिग्री है। जब यह 45 डिग्री है, यह क्या है, अंतर्लिखित कोण है। अंतर्लिखित कोण का मान अंतःखंडी चाप का क्या होता है, आधा होता है। तो अगर अंतःखंडी चाप का आधा होता है, तो अगर ये 45 है तो यह क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तभी ना 90 का हाफ ये 45 हुआ। भाई ये अगर ये 90 रहता तो ये 45 होता, तो ये 45 दिया है तो ये कितना होगा, 90 हो जाएगा। तो दो चाप बी डी जो है हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। जब यह 90 डिग्री हो गया तो कोण डी ओ बी, ध्यान दो हमारा चाप डी बी कितना है, 90 डिग्री है। अब इसके द्वारा जो केंद्रीय कोण बन रहा है, कौन सा बन रहा है, कोण डी ओ बी बन रहा है, डी ओ बी यह बन रहा है। तो किसी भी संगत लघु चाप का माप और उसके केंद्रीय कोण का माप आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर डी बी हमारा 90 डिग्री है तो इससे संबंधित जो केंद्रीय कोण होगा उसका माप भी क्या होगा, 90 डिग्री हो गया। अब यह देखो 90 डिग्री हो गया, मतलब यह अगर यह कोण 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब हो गया कि डी ओ क्या हो गया,
लंब हो गया किस पर, ए बी पर। आपने ये प्रूव कर दिया ना कि यह कोण 90, 90 का मतलब क्या हो गया कि डी ओ लंब हो गया ए बी पर। इसके अलावा एक चीज और ध्यान दो कि ओ ए बराबर क्या है, ओ बी भी है। क्यों, एक ही वृत्त की त्रिज्या को हमने यहाँ लिखा है। अब ओ ए ओ बी के बराबर भी है, ओ डी लंब भी है किस पर, ए बी पर। तो लंब भी हो गया, ओ डी क्या हो गया, लंब भी हो गया, और इस ए बी को क्या कर रहा है, दो भागों में बराबर बराबर बांट भी रहा है ना, ए बी को ओ ए और ओ बी में। तो ओ डी लंब का भी काम कर रहा है और समद्विभाजक का भी काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो रेख ओ डी है वह क्या है, रेख ए बी का क्या है, लंब समद्विभाजक रेखा है। जब लंब समद्विभाजक हो गया तो लंब समद्विभाजक प्रमेय से हम बोल सकते हैं कि ए और बी जो दोनों बिंदु हैं वो डी से क्या होंगे, समान दूरी पर होंगे। जब समान दूरी पर होंगे तो हम कह सकते हैं कि ए डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बी बराबर, ए डी बराबर हो जाएगा हमारा डी बी। या आप इसको भू को भू कसौटी से भी प्रूव कर सकते हो कि ए डी बराबर डी बी, लेकिन यहाँ पे कुछ करना नहीं है आपको, केवल आपको बॉक्स में भर देना है। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। संलग्न आकृति 3.99 जो हमारा आकृति दिख रहा है, इसमें रेख यमियन ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा है। एक सर्कल है जिसमें एक जीवा यमियन है। यमियन इक्वल टू दिया है, यमियन कितना दिया है, 25 दिया है। जीवा यमियन पर एक बिंदु एल है और यमियल एम से लेकर एल तक के जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है, 9। ध्यान दो, यमियल इक्वल टू दिया है 9 और डिस्टेंस ऑफ ओ एल, ओ से यल तक की जो दूरी है वो कितना दिया है, 5 लिखा ना, डिस्टेंस ऑफ ओ एल इक्वल टू 5। मतलब यमियल हमारा 9 है और ओ एल हमारा 5 है। तो बोला इसकी त्रिज्या ज्ञात करो, जो वृत्त बना है उसकी त्रिज्या आपको ज्ञात करना। त्रिज्या मतलब ओ एम हमें फाइंड करना है कि ओ एम कितना होगा। तो इसमें देखो रचना करेंगे, असल में ये देखो ओके और ओ एम ये सब दिया नहीं था तो उसको रचना में हम ले लेंगे। जो भी डैश से दिखाया गया सब रचना का पार्ट है। रेख ओ एम तथा रेख ओ के लंब जीवा यमियन खींचा हमने, ओ एम खींचा और ओ के लंब जीवा यमियन खींचा, ये लंब खींचा गया। तो उपपत्ति में देखो क्या हो जाएगा, आकृति में ओ के लंब है किस पर, जीवा यमियन पर। तो आप इसके पहले प्रमेय पढ़े हो 9th में कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो पूरा यमियन देखो हमें क्या हो जाएगा, जो यम के है एम के वो पूरे यमियन का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हाफ मल्टीप्लाई क्या यमियन, इसलिए यम के इक्वल टू हाफ हो जाएगा। और यमियन दिया है प्रश्न में, यमियन कितना दिया है, 25। 25 1/2 मल्टीप्लाई 25 करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12.5 बराबर। तो जो यम के आ गया है एम से के तक का डिस्टेंस वो कितना हो गया, 12.5 हो गया। अब एक चीज और ध्यान दो कि यमएल और प्लस यल के, यमएल और प्लस यल के मिलके क्या बनाएंगे, एम के बनाएंगे। तो क्या हमने लिखा है यमएल प्लस यल के इक्वल टू क्या, एम के। अब इसके बाद वाला स्टेप हमने इधर ले लिया है, चूंकि जगह का थोड़ा हमको प्रॉब्लम रहता है इसलिए इसको आगे हम लोग इधर से ले लेते हैं। देखो फिर लाइन खींच देते हैं, आपको समझना है, आपको बराबर स्टेप नीचे नीचे लिखना है। तो यमएल दिया है 9, यल के दिया, एल के निकालना है और एम के आया जस्ट ऊपर फाइंड किया 12.5। तो एल के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 कहाँ आ जाएगा, राइट साइड में, ये लेफ्ट में है तो राइट में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसलिए एल के इक्वल टू हो जाएगा 12.5 माइनस 9। 12.5 में से माइनस 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5। मतलब यल के हमारा जो यल से के तक का डिस्टेंस है वो आ गया 3.5। अब आते हैं त्रिभुज ओ के यल में, त्रिभुज ओ के। अब इसके बाद देखो यहाँ आते हैं मैं, कोण ओ के एल इक्वल टू 90 डिग्री, ओ के एल ये 90 डिग्री है, ऑलरेडी रचना आपने किया है ना, लंब डाला है। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या हो जाएगा, ओ के स्क्वायर प्लस यल के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एल स्क्वायर। देखो वैल्यू रख देंगे, ओ के निकालना ही है, यल के 3.5 है, यहाँ पे निकाले हो आपको यल के 3.5, ओ एल जो है कितना है 5, ये देखो दिया प्रश्न में, डिस्टेंस ऑफ ओ एल इक्वल टू 5। तो ओ के स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 12.25, 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा। तो ओ के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस 12.25 है, इसको ले आओ राइट साइड में, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 25 माइनस 12.25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसको घटा देंगे, तो ओ के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12.75। ध्यान दो, यह ओ के स्क्वायर की वैल्यू निकाला है हमने ना, ओ के स्क्वायर की वैल्यू एकदम ऐसे ही वैल्यू रख देंगे, इसका वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है आगे। अब देखो बात करते हैं त्रिभुज ओ के एम की। ओ के एम में
कोण ओ के एम कितना है 90 डिग्री है, वही रचना से, चाहे ओ के एम बोलो इसको, ओ के एम बोलो, चाहे ओ के एल बोलो, सेम कोण वही है। अब इसमें पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ओ एम स्क्वायर इक्वल टू ओ के स्क्वायर प्लस एम के स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर इक्वल टू ओ के स्क्वायर प्लस एम के स्क्वायर। अब ओ के स्क्वायर की पूरी वैल्यू हमें देखो मालूम है यहाँ पे 12.75, यहाँ जस्ट निकाले हो आपने, ओ के स्क्वायर इक्वल टू 12.75 प्लस एम के देखो एम के स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, हमें किसकी वैल्यू मालूम है, केवल एम के की मालूम है। एम के कितना है 12.5, देखो यहाँ निकाले हो ना, एम के इक्वल टू 12.5 का स्क्वायर, तो आ जाएगा ओ एम स्क्वायर इक्वल 12.75 प्लस इसका स्क्वायर करोगे आएगा 156.25। अब इन दोनों का आप जो ऐड करोगे तो आ जाएगा 169.00, 169.00 का मतलब हो गया 169, तो ओ एम स्क्वायर इक्वल टू 169 हो गया, तो ओ एम इक्वल टू हो जाएगा करड़ी में 169, मतलब 169 का वर्गमूल हो जाएगा कितना 13, अर्थात ओ एम क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 13 आ गई। अगला प्रश्न आपके सामने है 23। आकृति में देखो जो भी प्रश्न बीच बीच में मैंने छोड़ा है वह पोर्शन से निकाल दिया गया है, ठीक ना, इसलिए इस बार मतलब कि 2020-21 के लिए आपको पोर्शन से निकाल दिया गया, इसलिए हमने उसको इसमें मेंशन नहीं किया है, नहीं उसको हल किया। अब देखो आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु M तथा N पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि बिंदु M तथा N से खींची गई वृत्त की छेदन रेखाएं वृत्त को क्रमशः R, S और P और Q पर प्रतिच्छेद, देखो दो छेदन रेखा खींची गई ना, ये और ये क्या है, इस छोटे वाले वृत्त को R और P पर, बड़े वाले वृत्त को S और Q पर प्रतिच्छेदित करती है। तो सिद्ध करना है कि PR, ध्यान दो PR दिखाई दे रहा है आपको, PR जो है पैरेलल होगा किसके, QS के, PR पैरेलल होगा QS के, या PR समांतर होगा QS के। अब इसमें रचना कर देंगे, M को N से मिला देंगे, यहाँ तो रचना मैंने लिखना भूल गया, आप रचना लिख दो, रेखीय M खींचा, ठीक ना, आप यहाँ लिख लेना उसको, रेखीय M खींचा। अब ध्यान दो कि चतुर्भुज जो है RMNP, RMNP दिखाई दे रहा है आपको, RMNP, यह क्या है, चक्री चतुर्भुज है। क्यों चक्री चतुर्भुज है, क्योंकि इसके चारों बिंदु कहाँ हैं, वृत्त पर हैं, चारों शीर्ष बिंदु जो है वृत्त पर है, इसलिए चक्री चतुर्भुज है। तो उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब चक्री चतुर्भुज के बहिष्कोण उपप्रमेय से क्या हो जाएगा कि यह इस कोण का, देखो यह क्या है, ध्यान दो, कोण MNQ दिख रहा है आपको, कोण MNQ, जो यह कोण है यह इस चतुर्भुज चक्री चतुर्भुज के लिए क्या होगा, बहिष्कोण होगा। तो इस चक्री चतुर्भुज के बहिष्कोण का मान उसके दूरस्थ अंतःकोण जो है, दूरस्थ जो है, जो ये नजदीक वाला हुआ, इसके सम्मुख जो उसका जो अंतःकोण, उसका बगल वाला जो कोण है उसके सामने वाले कोण के बराबर होता है। मतलब बहिष्कोण का मान अपने जो है, ठीक ना, संलग्न कोण के सम्मुख कोण के बराबर होता है। संलग्न कोण बोलो, देखो MNQ इसका संलग्न कोण कौन सा है, MNP है, इसका सम्मुख कोण कौन सा हुआ, ये देखो हुआ ना MRP। तो इस कोण का मान इसके बराबर नहीं होगा, इस कोण का मान इसके सामने वाले कोण के बराबर होगा, तो कोण MRP के बराबर होगा। तो कोण MNQ सर्वांगसम हो गया कोण MRP के, करेंगे मतलब इस कोण का मान इस कोण के बराबर हो गया। अब यहाँ आ जाओ, MNQS यह भी क्या है, चक्री चतुर्भुज है, इसके भी चारों शीर्ष बिंदु कहाँ है, वृत्त पर है। जब यह चक्री चतुर्भुज है तो ये चक्री चतुर्भुज की एक विशेषता और होती है कि उसके आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो हम कह सकते हैं, देखो कोण MNQ दिखाई दे रहा है, कोण MNQ प्लस कोण MSQ, देखो MNQ और कोण MSQ, इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। देखो हमने लिखा है यहाँ पे कोण MNQ प्लस कोण MSQ बराबर 180 डिग्री हो गया। अब MNQ को रिप्लेस करो जरा, MNQ के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखे हो MNQ सर्वांगसम किसके, MRP के, तो MNQ के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, MRP। तो क्या बन जाएगा, देखो इसके बाद यहाँ आ जाओ, कोण MRP प्लस कोण MSQ इक्वल टू 180 डिग्री। MRP देखो मतलब MRP मतलब यह कोण, इस कोण और इस कोण का टोटल कितना हो गया 180, थोड़ा उसका नाम चेंज कर देंगे, तो MRP को हम लिख सकते हैं कोण SRP बराबर, और MSQ को हम लिख सकते हैं कोण RSQ बराबर 180। अब यह दोनों कोण, ध्यान दो कि यह दोनों कोण कैसे कोण हैं, दोनों अंतः कोण हैं। जब दोनों अंतः कोण है तो इससे संबंधित जो भी
रेखाएं होंगी वो परस्पर क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगे। क्यों? चूंकि अंतःकोणों का योगफल कितना आ गया, 180 अंश। तो अगर अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है तो जो उससे संबंधित रेखाएं होती हैं वो परस्पर क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो पी आर समांतर किसके हो जाएगा, क्यू एस के। इसमें एक चीज छूट गया जो रचना, जिससे हमने पहले फिर से मैं बता दे रहा हूँ, या रचना लिख लेंगे, रेख एम एन खींचा। अगला प्रश्न 25, क्या चतुर्भुज सॉरी त्रिभुज ए बी सी में एडी, देखो एडी लंब है किस पर, बीसी पर, बी लंब है किस पर, एसी पर, और सी एफ लंब है ए बी पर। यह देखो ए डी बी सी पर लंब है, बी ए सी पर लंब है, और सी एफ ए बी पर लंब है। तो क्या है, बिंदु ओ अगर लंब केंद्र हो, लंब केंद्र को किताब में यहाँ पे कुछ और छपा था, लंब पास शायद छपा था, लेकिन होना चाहिए सही शब्द है लंब के। लंब केंद्र मतलब जहाँ पे तीनों लंब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हो। तो देखो यह लंब, ये वाला और ये वाला, तीनों कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ पर ना। तो बिंदु ओ क्या हुआ, लंब केंद्र हो। तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु ओ जो है, जो वही सेम वही बिंदु त्रिभुज डी ई एफ का अंतः केंद्र है। अब अंतः केंद्र किसको बोलते हैं, अंतः केंद्र का मतलब होता है जहां पे त्रिभुज के तीनों कोणों का कोण समद्विभाजक एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, उसको हम बोलते हैं अंतः केंद्र। जरा फिर से ध्यान दो, जहां पे त्रिभुज के कोणों के कोण समद्विभाजक आपस में या परस्पर प्रतिच्छेदित करते हैं, उस बिंदु को हम बोलते हैं अंतः केंद्र। तो हमें यह दिखाना है कि जो बिंदु O है वह त्रिभुज डी ई एफ का क्या है, अंतः केंद्र। अर्थात तीनों जो कोणों के शीर्ष बिंदु कोण समद्विभाजक बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं। अब ध्यान दो कैसे इसको प्रूव करेंगे, थोड़ा सा लंबा इसका उपपत्ति है। आकृति में देखो कोण ओ एफ ए, बहुत ध्यान से देखना इसको। कोण ओ एफ ए मतलब यह कोण बराबर कोण ओ ई ए मतलब यह कोण बराबर 90 अंश। ऑलरेडी प्रश्न में दिया है कि लंब है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, सब 90 होगा। यहाँ इधर वाला 90 है तो इधर वाला भी 90 होगा, इधर 90 इधर वाला भी होगा। क्योंकि ये दोनों संलग्न कोण है ना, तो इनका योगफल कितना होता है 180। तो ये 90 हो गया तो ये भी 90 हो गया, तो दत्त आप लिख सकते हो। तो कोण ओ एफ ए प्लस कोण ओ ई ए दोनों का टोटल करोगे कितना आएगा, 90 प्लस 90 कितना हो गया 180। तो आप जरा ध्यान दो कि दो ऐसे कोण जो आमने सामने हैं, दिखाई दे रहा है आमने सामने हैं, और उनका टोटल कितना आ गया 180 हो गया। जो आमने सामने हैं, किसी चतुर्भुज के आमने सामने के कोण हो और उनका टोटल 180 हो, तो हम कह सकते हैं कि वह चतुर्भुज क्या होगा, चक्री चतुर्भुज होगा। तो देखो यहाँ पर लिखा है, इसलिए चतुर्भुज ए ई ओ एफ यह हमारा क्या हुआ, चक्री चतुर्भुज हो गया। ठीक ना। अब चक्री चतुर्भुज अगर यह हो गया तो उसके जो चारों शीर्ष बिंदु हैं वो कहाँ होंगे, वृत्त पर होंगे। यहाँ वृत्त बनाना नहीं आपको, वो आपको अंडरस्टूड है कि अगर चक्री चतुर्भुज है तो उसके चारों जो शीर्ष बिंदु हैं, अगर आप वृत्त खींचोगे, अगर मान लो कल्पना करो खींचोगे, तो वह कहाँ आएगा, वृत्त पर आएगा। तो यहाँ पर लिखा गया, इसलिए बिंदु ए ई ओ तथा एफ वृत्त पर स्थित है। बराबर। अब इसमें एक चीज और विशेषता आपको और ध्यान देना है कि कोण ओ एफ ई दिखाई दे रहा है आपको, कोण ओ एफ ई और कोण ओ ए ई, मतलब यह कोण और यह कोण ओ एफ ई और ओ ए ई दोनों कहाँ हैं, रेख ओ ई के एक ही तरफ हैं, देख रहा ना, ऊपर तरफ है। ठीक, एक ही तरफ है। ठीक, तो अगर चक्री चतुर्भुज में किसी भुजा से संबंधित या किसी रेखा से संबंधित दो कोण हो, ठीक ना, दोनों कहाँ हो, उस भुजा के एक ही तरफ हो, तो दोनों बिंदुओं पर जो भी कोण बनेंगे वो आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो क्या हो जाएगा, कोण ओ एफ ई जो है सर्वांगसम हो जाएगा कोण ओ ए ई। कहने मतलब यह कोण और यह कोण आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो ओ एफ ई सर्वांगसम हो गया कोण ओ ए ई के। अब ऐसे देखो आ जाओ इधर, तो ये देखो चतुर्भुज दिखाई दे रहा है ओ एफ बी डी ना, में यह कोण 90 डिग्री है और यह भी 90 डिग्री है। जब यह 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री, ये भी देखो आमने सामने के कोण हैं, तो इनका टोटल कितना हो गया 180 हो गया। तो हम कह सकते हैं जब सेम जैसे ऊपर भी प्रूव किए, ओ एफ बी डी भी क्या होगा, चक्री चतुर्भुज होगा।
अब चक्री चतुर्भुज होगा तो इसके भी चारों बिंदु कहाँ आएंगे, वृत्त पर स्थित होंगे, इसलिए देखो बिंदु ओ एफ बी डी वृत्त पर स्थित है। अब यहाँ भी देखो विशेषता है, ओडी को ध्यान दो, ओडी के देखो एक ही तरफ है ना, कौन सा बन रहा है, कोण बन रहा है, कौन सा आपका ओ बी डी, ये भी देखो ओडी के एक ही तरफ बन रहा है और ओडी से होते हुए जा रहा है, ठीक। और दूसरा कोण कौन सा बन रहा है, ओ एफ डी, दिखाई दे रहा है, ओ से स्टार्ट हुआ, एफ से होते हुए डी पे आया, ये भी देखो ओ से स्टार्ट हुआ, बी से होते हुए डी पे आया, है ना, एक ही तरफ है और दोनों ओ और डी पे आके फिनिश हो रहे हैं। तो ऐसे कोण आपस में क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, जैसे यहाँ पे अभी देखे थे। तो क्या हो जाएगा, कोण ओ बी डी सर्वांगसम हो जाएगा या बराबर हो जाएगा किसके, ओ एफ डी के। तो ये हमने जो फर्स्ट के लिए लिया था इस चतुर्भुज के लिए, तो यहाँ पे देखो ये हमें रिजल्ट मिला है और यहाँ पे ये रिजल्ट मिला इस चतुर्भुज में। अब एक चीज़ और ध्यान दो, देखो यहाँ रचना हमने लिख दिया है, थोड़ा इधर जगह कम था तो हमने रचना इधर लिख दिया, तो रचना आप जब लिखोगे तो उपपत्ति के ऊपर लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि ये त्रिभुज बड़ा था इसलिए रचना हमने उसके इधर लिख दिया, ठीक ना। इसके बाद आप यहाँ आ जाओगे त्रिभुज ए ई ओ तथा त्रिभुज बी डी ओ में, ए ई ओ दिखाई दे रहा है आपको, ए ई ओ और त्रिभुज बी डी ओ में कोण ए ई ओ सर्वांगसम होगा कोण बी डी ओ, क्यों, यह भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो प्रत्येक 90 अंश हो गया। फिर कोण ए ओ ई, देखो आकृति में देखो जरा, कोण ए ओ ई दिखाई दे रहा है, यह कोण, ठीक, यह कोण क्या होगा, सर्वांगसम होगा किसके, कोण बी ओ डी के, मतलब यह कोण, यह कोण और यह कोण कैसे कोण है, यह कोण और यह कोण, यह कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो यह सर्वांगसम हो गया। तो इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज के देखो क्या दिखाई दे रहा है कि दो कोण आपस में क्या है, सर्वांगसम है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए ई ओ जो है समरूप हो गया किसके, त्रिभुज बी डी ओ के को कसौटी से। दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो उनके संगत कोण जो होंगे वो आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, जो बचा हुआ कोण है वो भी, तो क्या हो जाएगा, कोण ओ ए ई, मतलब यह कोण, अब ध्यान दो, कोण ओ ए ई जो है सर्वांगसम हो गया कोण ओ बी डी के, मतलब यह कोण, ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, ओ ए ई सर्वांगसम हो गया कोण ओ बी डी पे। अब परिणाम 1, 2 तथा 3 से आप ध्यान दो, तीनों में कि ओ एफ ई बराबर किसके है, ओ ए ई के, और ओ बी डी बराबर किसके है, ओ एफ डी के, और 3 में क्या है कि ओ ए ई और ओ बी डी, ध्यान दो, यह ओ ए ई यह कोण, मतलब परिणाम 1 का राइट साइड और परिणाम 2 का लेफ्ट साइड, ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो जो बचा है परिणाम 1 का लेफ्ट साइड और परिणाम 2 का राइट साइड, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा कोण ओ एफ ई सर्वांगसम हो जाएगा कोण ओ एफ डी पे। अब ध्यान दो आकृति में फिर से कि ओ एफ ई, कोण ओ एफ ई दिख रहा है, यह कोण सर्वांगसम है किसके, कोण ओ एफ डी के, मतलब इस कोण के, यह कोण सर्वांगसम हो गया इस कोण, तो इससे क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये इधर वाला कोण इधर वाले कोण के क्या है, सर्वांगसम है। इसका मतलब हो गया है कि जो यह किरण एफओ आ रही है, किरण एफओ आ रही है, वो क्या कर रही है, इस कोण एफ ई डी को क्या कर रही है, दो भागों में बांट रही है, मतलब उसका कोण समद्विभाजक का काम कर रही है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, किरण एफओ जो है कोण ई एफ डी का कोण समद्विभाजक, दो किरण एफ ओ कोण ई एफ डी का कोण समद्विभाजक है। ऐसे हम कह सकते हैं जो डी ओ है, ये डी ओ है वो क्या है, कोण ई डी एफ का कोण समद्विभाजक है। अब एक प्रूफ कर दिए और सबको हम इसी प्रकार लिख देंगे। और ऐसे ही जो है देखो कोण जो ये किरण ई ओ है वो क्या है, कोण एफ ई डी की कोण समद्विभाजक है। तो देख रहे हैं तीनों कोण समद्विभाजक कहाँ मिल रहे हैं, आके बिंदु ओ पर। देखो यहाँ लिखा हमने बिंदु ओ त्रिभुज डी एफ के कोण समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु है, जहां पे तीनों कोण समद्विभाजक परस्पर क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो जहां पे तीनों कोण समद्विभाजक मिलेंगे उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र बोलते हैं। इसलिए बिंदु ओ क्या हो गया, त्रिभुज डी ई एफ का अंतः केंद्र है। इसका मतलब बिंदु ओ जो है इस त्रिभुज का अंतः केंद्र हो गया। बड़े वाले त्रिभुज का क्या था, लंब केंद्र था, और इस छोटे वाले त्रिभुज का क्या हो गया, अंतः केंद्र है। आज का वीडियो अभी समाप्त हुआ। आप वीडियो को बार बार देखिए, उसे समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप उसे ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो, जिससे आगे के वीडियो के बारे में आपको जानकारी पहले मिल जाए। इसलिए आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करो। धन्यवाद।